चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि बायोलॉजी के क्लास में चैप्टर 1, 2, 3 विस्तार रूप से यह 3 चैप्टर ऑलरेडी करा चुके हैं और आज जो है बेहतरीन ढंग से आपको चौथा चैप्टर जो है बताएंगे, जो कि एक खास चैप्टर उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन के बारे में से आज हम लोग समझेंगे। मज़ा आ जाएगा यह क्लास करके। यह क्लास करने के बाद एकदम 100% आपको समझ में आएगा, यह मेरा गारंटी है। समझाने का प्रैक्टिस करेंगे, समझ जाए। किसी भी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है आज इस वीडियो में 100% देने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैव प्रक्रम, शोषण, परिवहन और आज जो है चौथा चैप्टर में उत्सर्जन पढ़ना है। चलिए एक एक टॉपिक को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का जो है प्रयास करेंगे। यह चैप्टर सबसे पहले देखिए, यह चैप्टर में समझना है कि उत्सर्जन यानी उत्सर्जन क्या है, इसके बारे में बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर उत्सर्जन जो पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन से भी पहले उत्सर्जी पदार्थ को आप जानिए। उत्सर्जन से पहले उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जानिए। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? जो बेकार एवं विषैले पदार्थ शरीर में होते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। जो है ना, क्या कह सकते हैं कि जो विषैला गंदा पदार्थ आपके शरीर में होता है वही क्या है, वही है उत्सर्जी। वो क्या है? उत्सर्जी। जैसे पसीना हो गया, जैसे मलमूत्र हो गया, जैसे क्या आप है ना, नाक में जो गंदगी रहता है, ये सब जो है ये सब क्या है? उत्सर्जी है, उत्सर्जी है। देखिए पसीना, मलमूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से बाहर निकलता है, तो यह भी क्या है? तो यह भी उत्सर्जी है। बात समझें? तो उत्सर्जी समझ में आया। ये सब शरीर में रहता है उसको उत्सर्जी कहते हैं, और ये सब शरीर से बाहर निकल जाता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर ये सब गंदा पदार्थ आपके शरीर में है तो उत्सर्जी है, और अगर उसको बाहर निकालनी है तो उत्सर्जन हो गया। बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। क्या आपको समझ में आया? गंदे पदार्थ आपके शरीर में, गंदे एवं विषैले पदार्थ अगर आपके शरीर में है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं, और अगर उसको आप बाहर निकाल दिए तो उसे उत्सर्जी कहते हैं। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए ज़रा। तो क्या कहिएगा कि जो बेकार एवं विषैले पदार्थ शरीर में होते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये उत्सर्जी पदार्थ जो है इसी को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। अब समझिए कि उत्सर्जी जो है, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि जिन अंगों के द्वारा हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं उसे ही उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी कि गंदे और विषैले पदार्थ जो भी अंग से बाहर निकले, गंदे और विषैले पदार्थ जो भी अंग से बाहर निकले वही उत्सर्जी अंग हो गया। वो क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। क्या आपको समझ में आया?
चलिए गुड। एकदम छोटा छोटा डिफिनेशन देखिए, छोटा छोटा डिफिनेशन आप बिल्कुल समझ में, है ना, आपको बिल्कुल समझ में यह चीज़ आया होगा। सबसे पहले उत्सर्जी, उत्सर्जन, उत्सर्जी अंग, तीनों समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर समझिए प्रोटोजवा क्या है, अमीबा। इसमें जो है विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है तो इसमें कोई विशेष प्रकार के जो है ना उत्सर्जी अंग नहीं होता, ये बाहर निकल जाता है, ये डायरेक्ट। बात समझे कि नहीं? तो इसमें आप याद रखिएगा कि अमीबा में विशेष जो है उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उत्सर्जी अंग इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज़। यहाँ से आप समझिए, अगर आपसे पूछा गया कि मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंगों को नाम लिखिए, तो किस प्रकार से लिखिएगा? लिखिएगा कि मानव शरीर के प्रमुख जो है उत्सर्जी अंग जो है वो निम्नलिखित है। निम्नलिखित जो है ना, बहुत सारे जो है उत्सर्जी अंग है, ठीक है। चलिए एक का नाम सबसे पहले आप त्वचा, स्किन, त्वचा जो है, स्किन जो है, सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या लिखा है कि त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग होती है। अब मानव शरीर में, हम लोग के शरीर में, आप लोग के शरीर में सबसे बड़ा तो अंग यही ना होगा, त्वचा होगा। त्वचा सभी जगह है, त्वचा जो है वो सभी जगह है। बात समझे कि नहीं? तो यानी कि त्वचा जो है मिला जुला कर सभी जगह में है, तो त्वचा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं? क्योंकि वहाँ सभी जगह से पसीना जो है निकलना, तो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बताइए, इसमें जो है त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। त्वचा में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पसीना निकलता है। अब सोचिएगा कि छोटे छोटे जब छिद्र पाए जाते हैं, और अगर एक सुई लीजिएगा, छोटा सा सुई, एकदम पतला सा सुई, और अगर ऐसे भोंकिएगा तो पानी नहीं, है ना, पसीना नहीं, उससे खून निकल जाएगा। यानी कि भगवान के द्वारा जो बनाया गया ये बॉडी है, ये काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ों से जो है बनाया गया है। बात समझें कि नहीं? हम लोग इसको ट्राई करते हैं तो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। त्वचा में क्या पाया जाता है? छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ठीक है। चलिए, जिससे पसीना क्या होता है? बाहर निकलता है। शरीर के तापमान को भी संतुलन बनाए हुए रखता है। जैसे कि मान के चलिए, शरीर के तापमान को भी बताता है। यानी कि अभी जो है ना गर्मी का मौसम है, तो कौन बताता है? ये त्वचा बता रहा है। बात समझे कि नहीं? यानी कि ठंडा का मौसम रहेगा तो त्वचा जो है महसूस करेगा चीज़ों को। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ये तापमान यानी टेम्परेचर का भी क्या करता है? संतुलन करता है, यानी टेम्परेचर भी बताने का काम करता है, ठीक है। तो समझे त्वचा के बारे में आएगा। कम से कम आप लिख दीजिएगा कि शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग क्या है? त्वचा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो है, दूसरा फेफड़ा, दूसरा क्या है? फेफड़ा यानी लंग्स। लंग्स किसे कहते हैं? तो कहिएगा यह शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। बात समझें? यह जो लंग्स है, यह शरीर के अंदर से बताइए कोची? तो कहिएगा गुरुजी, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग हो गया। इसीलिए फेफड़ा भी क्या है? उत्सर्जी अंग हो गया, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक जो है विषैले गैस कह सकते हैं। तो यानी शरीर से क्या है? बाहर निकालना। बात समझे कि नहीं? तो वही है, गंदे एवं विषैले पदार्थ जो भी शरीर से बाहर निकल रहा है ना, निकाल दिए हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। वही चैप्टर उत्सर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े।
यहाँ पर समझिए कि फेफड़ा का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो फुफ्फुस होता है, यह भी आप याद रखिएगा। फेफड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फुफ्फुस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा जो है, पहला तो त्वचा, दूसरा फेफड़ा और तीसरा जो है यकृत यानी लीवर के बारे में, जिगर इसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो विस्तार से समझते हैं। देखिए यही जो है लीवर का आप फोटो देख सकते हैं, जिगर है ना। कहता है ना कोई कि आप जो है जिगर का टुकड़ा है, यानी जिगर का टुकड़ा यहाँ से होना चाहिए या जिगर का टुकड़ा इधर से होना चाहिए, जिगर का टुकड़ा इधर से होना चाहिए। ठीक है, कोई कहता है कि आप जिगर का टुकड़ा है, बात समझे कि नहीं? तो यही टुकड़ा है, देख लीजिए इसको कितना टुकड़ा कर सकते हैं बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसे बड़ी ग्रंथि होती है? क्योंकि इसका वजन जो है 1.5 से 2 केजी का होता है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी का इसका वजन होता है। ठीक है, इसे जिगर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जिगर भी कहा जाता है। नहीं कहते हो कि आइए मेरे पास जिगर है ना? तो यानी जिगर सभी के पास होते हैं, जिगर जो है सभी के पास होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने होते हैं। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को क्या? अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलने का काम करता है। और समझिए यहाँ पर तथा यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस अमोनिया को क्या चीज़ में? यूरिया में बदल देता है। यूरिया जानते हैं? अगर यूरिया खाद जो छिटाता है ना, वो एक मुट्ठी आप जो है यूरिया, जो भी किसान लोग हैं यूरिया छीट रहे हैं, तो आप एक मुट्ठी लेकर घास पर रखिए। देखिए घास का रंग जो है ना, वो कलर जो है उसका चेंज हो जाएगा। यानी कि यूरिया में है ना वो पीलापन ला देगा, यानी वहाँ से जार भी सकता है ना, जल जाएगा वहाँ से घास। बात समझे कि नहीं? यूरिया में इतना ताकत है, समझे? और वो जो है मानव के मूत्र में भी पाए जाते हैं यूरिया। बात समझे? तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अमीनो, यहाँ पर क्या है कि कोशिकाएं इस अमोनिया को जो है किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए इसके बाद अब यहाँ से देखिए यूरिया के बारे में और भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ से जानने का कोशिश आप करिए। ठीक है, देखिए तो ये सब वहाँ पर जो देखे वो सब तो उत्सर्जी अंग हो गया। अब यहाँ से जो अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें, और नहीं तो या करके यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन मतलब होता है चित्र सहित। सचित्र वर्णन किसको कहते हैं? चित्र सहित जो वर्णन किया गया है उसे सचित्र है ना वर्णन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब इसको समझाने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहला जो चीज़ है वो किडनी के बारे में। सबसे पहला चीज़ जो है क्या चीज़? किडनी के बारे में है। विस्तार से समझिएगा है ना। किडनी को आप क्या हिंदी में कह सकते हैं? वृक्क। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहा जाता है। ठीक है, कहिएगा कि मानव मूत्र संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना, अंग किसको? वृक्क यानी किडनी होती है। अगर मानव मूत्र का सबसे है ना, मानव मूत्र संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग कोई है तो वह कौन सा अंग है? किडनी है। मानव मूत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो किडनी है। क्या समझ में आया? बिल्कुल। उसके बाद किडनी है जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी कहने का मतलब 2 पीस है। बात समझें? आप
चप्पल के दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, 2 चप्पल दीजिए, नहीं आप कहते हैं 1 चप्पल दीजिए, है ना, 1 चप्पल दिखाइए, ऐसे बोलते हैं 1 चप्पल दिखाइए। तो यानी 1 चप्पल का मतलब हो गया जोड़ा, बात समझें, तो उसी को कहते हैं 1 जोड़ा। अब एग्ज़ाम में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चा जो है यहाँ पर 2 जोड़ा लिखा हुआ रहता है, 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा में टिक मार देता है कि 2 पीस है। समझना चाहिए 2 जोड़ा यानी 4 पीस हो गया, बात समझें, तो 1 जोड़ी में होता है, ठीक है। मानव का जो किडनी होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी बनेगा, ठीक है। प्रत्येक किडनी का वजन जो है 150 ग्राम होता है, बताइए, प्रत्येक किडनी एकदम छोटा सा 150 ग्राम सीम के बीज के आकार का है, बात समझें, सीम के बीज के आकार का है, 150 ग्राम है ना, इसका वजन है प्रत्येक किडनी, यानी एक किडनी का वजन 150 ग्राम है, बात समझे कि नहीं। और ये कहाँ रहता है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 1-1 रहता है। आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड जो देख रहे हैं ना, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड 1-1 किडनी अस्थाई रहता है रीढ़ की हड्डी के, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप क्या लिखिएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 1-1 रहता है। किडनी के जो है बाहर भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, याद रखिएगा, किडनी के बाहर भाग को क्या कहा जाता है, किडनी के बाहर भाग को क्या कहा जाता है, कार्टेक्स कहा जाता है, जबकि किडनी के धंसे हुए भाग को पेल्विस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, किडनी के यहाँ पर धंसा हुआ भाग है, यहाँ पर धंसा हुआ भाग है, तो ये धंसा हुआ भाग को पेल्विस कहा जाता है। धंसा हुआ भाग को क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किडनी के बाहरी भाग को, किडनी के ये वाला जो किडनी के बाहरी भाग है, ये किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, कार्टेक्स कहा जाता है, और धंसा हुआ भाग को पेल्विस कहा जाता है। याद रखिएगा बेहतरीन ढंग से, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनेगा कि किडनी के धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो किडनी के धंसे हुए भाग को पेल्विस कहते हैं, और किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। क्या समझ में आया। किडनी का वजन कितना होता है, तो कहिएगा प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम होता है। इसकी संख्या जो है 1 जोड़ी में होता है। इसकी संख्या कितने में होता है, 1 जोड़ी में होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यह चीज़ आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, जब 2 सिराएँ है ना, एक धमनी और एक क्या है सिरा, इधर से आता है, यह वाला जो भाग आप देख रहे हैं क्या, किडनी, और ये पाइप जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। ये जो पाइप जो है ना, ये जो पाइप लगा हुआ है, ये नस कह सकते हैं, ये क्या कहिएगा, मूत्रवाहिनी। ये क्या है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, और जिसमें मूत्र रहता है उसको क्या कहते हैं, मूत्राशय, और जिससे मूत्र निकलता है उसको क्या कहिएगा, मूत्र मार्ग कहिएगा। क्या कहिएगा, मूत्र मार्ग कहिएगा, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है ना, सबसे पहला जो है, चलिए सबसे पहला मूत्रवाहिनी, ये वाला मूत्रवाहिनी किसे कहते हैं, मूत्रवाहिनी क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए समझिए, सबसे पहले किडनी के पेल्विस भाग से, किडनी के पेल्विस भाग यानी पेल्विस भाग क्या कह सकते हैं, जो गहरा होता है ना, जो गहीर होता है उसी को पेल्विस भाग कहते हैं ना। चलिए तो क्या लिखेंगे कि किडनी के पेल्विस भाग से निकलने वाली जो वाहिनी को है ना, निकलने वाली जो वाहिनी होती है उसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहा जाता है। जो मूत्राशय में जाकर क्या होता है, खुलता है। जो मूत्राशय में जाकर क्या खुलता है। यानी कहने का मतलब है कि मूत्रवाहिनी जो है यहाँ पर जाता है, कोई भी नस है यहाँ पर जाता है, और इसमें जो है ना, मूत्रवाहिनी में जाकर यहाँ खुल जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है,
जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। बात समझे कि नहीं? अब बताइए, यह किडनी से जुड़ा हुआ चीज़ है, यह किडनी से जुड़ा हुआ चीज़ है, और अगर आपको है ना टॉयलेट लग गया, बात समझे कि नहीं, अगर आपको, तो ये सब रोकने वाला चीज़ नहीं है। बात समझे? कोई मीटिंग ऐसे कभी हो जाता है कि मान के चलिए क्लास में हैं तो क्लास में थोड़ा बहुत है ना 2 घंटा का क्लास चल रहा है तो इसमें दिक्कत है, या कोई मीटिंग में है ऐसा तो इसमें जो है मतलब दिक्कत, तो रोकने का नहीं है, ये सब चीज़ रोकने का नहीं है। बताइए, इधर आप रोकिएगा, ये वाला रोकिएगा तो इधर ऊपर जाने के बाद दर्द देगा, है ना, दर्द देने लगेगा कि नहीं? बात समझिए, है ना। तो किडनी साइड आप जो है पेट लगेगा कि पेट दर्द दे रहा है, यहाँ ओटी आपका क्या हो जाएगा? दर्द देने लगेगा। तो याद रखिएगा कि ये सब चीज़ रोकने का नहीं है, क्योंकि ये सब थैली है ना, कितना थैली, पानी का कोई है ना, पानी को कोई रोक सकता है क्या? पानी को तो अच्छा चीज़ नहीं रोक सकता है, तो आप क्यों रोक के रखें? बात समझे कि नहीं? और भी इसमें यूरिया की मात्रा मिला हुआ है। बात समझे? यूरिया 2% की मात्रा मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ रोकने का बिल्कुल नहीं है। अगर लगे तो आप किसी बहाना से निकल जाइए, ठीक है, मैंने पूछ कर निकल जाइए कहीं से। चलिए आगे बढ़े। अब अगला जो है मूत्राशय। मूत्राशय, जिसमें मूत्र आकर जो है जमा होता है, उसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। जिसमें मूत्र जमा होता है उसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहा जाता है। यह वाला देखिए, यह वाला जो आप थैली देख रहे हैं ना, यह वाला जो थैली देख रहे हैं ना, यही जो है थैली क्या है? ये थैली जो है मूत्राशय। यह थैली क्या है? मूत्राशय है, ये वाला थैली, जिसमें मूत्र क्या होता है? जमा होता है, इसमें मूत्र जमा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है मूत्र मार्ग, जिस है ना, क्या कहिएगा, मूत्र जो है जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। ये वाला मूत्र मार्ग है, ये वाला, ये वाला है जो इससे बाहर निकलता है। क्या कहिएगा कि मूत्र जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे क्या कहिएगा? मूत्र मार्ग कहिएगा, है ना। क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब यह जो है टॉपिक समझने लायक है। यह टॉपिक, मूत्र की बनावट कैसा होता है? मूत्र की बनावट कैसा होता है? क्या आपको जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट अगर आप करते हैं तो दिलों में जान सी एकदम उत्पन्न होती है। बात समझे कि नहीं? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या गुरुजी समझ में आ रहा है या और बेहतरीन ढंग से समझाया जाए। ऐसे तो मेरा 100% रहता है, 100% रहता है कि आपको समझाने का प्रयास करें, 100% समझाने का प्रयास करते, जहाँ तक सक्षम हो वहाँ तक समझाने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्सर्जी से चले हैं, है ना। उत्सर्जन चैप्टर जो है अभी यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो कोई प्रकार की अभी तक तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मूत्र की बनावट कैसा होता है। मूत्र की बनावट कैसा होता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, क्या सबसे पहले लिखिएगा कि मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड रहता है। सोचिए कितना बढ़िया चीज़ यहाँ पर है। जल में क्या क्या रहता है, मूत्र में क्या क्या रहता है? तो कहिएगा मूत्र में जो है जल रहता है। जल तो है, उसके बाद क्या है? तो जल के बाद क्या है? यूरिया है। जल के बाद क्या है? यूरिया है। यूरिया के बाद क्या है? तो यूरिया के बाद जो है NaCl है ना, NaCl है। NaCl है ना, क्या कहिएगा? NaCl जो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक, है ना, खाने वाला नमक। खाने वाला नमक जानते हैं? खाने वाला नमक जो है NaCl के बारे में, NaCl के बारे में खाने वाला जो नमक होता है ये भी मूत्र में मिला है। बात समझे कि नहीं? मूत्र में ये भी शामिल होते हैं, ठीक है, NaCl।
इसीलिए जो है नमकीन लगता है ना। पेशाब जो है, टॉयलेट जो है कैसा लगता है, तो नमकीन लगता है, नमकीन लगता है। बात समझे कि नहीं। अब ये नहीं कहिएगा कि नमकीन लगता है तो सबसे पहले चेक किसने किया, है ना, ऐसा नहीं बोलिएगा। बात समझे कि नहीं। नमकीन सब चीज़ जो है, जैसे अम्ल और क्षार पढ़ा रहे थे, तो क्या अम्ल और क्षार में सब चीज़ को चख कर देखा जा सकता था? नहीं, कुछ प्रैक्टिकल भी कर देखा जा सकता था, जो कि बताए थे, है ना। सब स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, तो सब कुछ जो है चख ही कर पता नहीं लगाया जा सकता था। उसी प्रकार से मूत्र भी है ना। मूत्र जो है नमकीन लगता है क्योंकि इसमें जो है खाने वाला नमक की मात्रा मिला हुआ है, यूरिया है और जल है, मौजूद रहता है। प्रतिदिन जो है करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिया मूत्र के साथ निकल जाता है, है ना। प्रतिदिन यूरिया की मात्रा कितना निकल जाता है, तो कहिएगा 1.5 से कितना, तो 1.5 से 2 ग्राम यूरिया जो है, 1.5 से 2 ग्राम यूरिया मूत्र के साथ जो है निकल जाता है। बात समझे कि नहीं। इसीलिए पानी जो है हुमच कर आप पीजिए। बात समझे कि नहीं। पानी एकदम पीते रहना चाहिए, बॉडी एकदम पूरा कंफर्टेबल एकदम रहेगा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यूरिया की मात्रा एकदम जल्दी जल्दी निकलेगा, मज़ा आएगा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो पानी जो है पीते रहिए, यूरिया निकलेगा, आप स्वस्थ रहिएगा। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। पानी की मात्रा एकदम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कहता है मानव के शरीर में 65 से 80% जल की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए तो क्या अब पढ़ के बताते हैं शुरू से। मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड मौजूद रहता है। प्रतिदिन कभी 1.5 से 2 ग्राम यूरिया मूत्र के साथ जो है निकल जाता है। मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। ये एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण। जैसे कहते हैं ना कि पत्ता, पेड़ का पत्ता जो है हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी प्रकार से मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कहिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। इसे आप नहीं भूलिएगा। सबसे पहले इसको नोट, है ना, नोटबुक में आप इसको लिखने का काम करिए। यूरोक्रोम के कारण जो है, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का आहार लेता है तो इसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा जो है, देखिए क्या यहाँ से लिखे हैं कि अगर कोई भी मनुष्य है और 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का आहार, है ना, आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र में प्रतिशत की मात्रा जो है कितना कितना होता है, इसके बारे में आप समझिए। सबसे पहले अगर यहाँ से 80 से 100%, है ना, क्या सॉरी यहाँ पर क्या है, 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम जो है प्रोटीन का आहार लेता है तो जल की मात्रा 96%। जल की मात्रा कितना, 96%। यूरिया की मात्रा 2% तथा अन्य पदार्थ जो है 2% जो है बनता है। बात समझें कि नहीं, इतना तो याद हो गया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि सबसे पहले मूत्र में कौन कौन सा चीज़ होता है, तो जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड, है ना। प्रतिदिन जो है कितना जो है यूरिया निकलता है, तो कहिएगा 1.5 से 2 ग्राम। मूत्र का पीला रंग किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए आधा घंटा लमसम हो गया है, ठीक है। तो ये क्लास जो है आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके, एक लाइक करके आप ज़रूर बताइए। और इसके दूसरा है ना, इसका सेकेंड पार्ट जो अभी आएगा, है ना, इसमें चैप्टर पूर्ण रूप से दी एंड हो जाएगा, दी एंड कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा चैप्टर है,
बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे और किडनी के मशीन के भी बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति का जो है मान के चलिए कि किडनी नहीं है, वो किस प्रकार से, या किडनी ख़राब हो गया है तो किस प्रकार से मशीन से उपयोग कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है, इसके बारे में आपको बताने का बेहतरीन ढंग से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट आप ज़रूर करके बताने का प्रयास करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, और यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।